हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी जुलाई मंथ की है। तो इसमें हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की लेसन चल रही है, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर चुके। इट मीन्स कि हमारा रिलेशन श्रीलंका और फ्रांस के साथ कैसा है, उसे हम लोग ने बहुत ही बेटर तरीके से डिस्कस किया है। नेक्स्ट आज हम लोग अपने देखेंगे पड़ोसी देश के बारे में। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो हमारी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और अभी ये न्यूज़ में क्यों है इसे भी हम लोग समझेंगे। साथ ही इंडिया की जो एनर्जी डिप्लोमेसी है इसे भी हम लोग देखेंगे। एंड स्ट्रेंथिंग करने की बात की जा रही है, जो हमारी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स है, MDB है, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे एक गौर फरमाएंगे कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, और आपको मैं ये समझाने वाली हूँ। तो देखिए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इसलिए निकल कर आए हैं अभी क्योंकि 22nd रिपोर्ट निकल कर आई है कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, जो कि इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे था। तो पार्लियामेंट में इसको जो है अभी सबमिट किया गया है इस रिपोर्ट को, तो इसलिए इस रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं अपडेट अभी हम लोग ले लेते हैं। ये जो पॉलिसी इसमें आप देखो कि कही जाती है कि हमारे पड़ोसी जो है, जब बुरा वक्त आता है तो हमारे पड़ोसी साथ देते हैं, या फिर पड़ोसी ही है सब कुछ, हम लोग पड़ोसी को कभी भी जो है चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ें कही गई है। तो यहाँ पे कंसल्टेटिव, नॉन रेसिप्रोकल, आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच जो है, ये सारी चीज़ें लेकर चलेंगे इंडिया के नेबर के साथ। यहाँ पे आप देखो कुछ प्रिंसिपल है, जैसे कि सम्मान करना, जैसे हम अपने पड़ोसियों को रिस्पेक्ट करें, डायलॉग हो, संवाद हो, बातें होती रहनी चाहिए, एक पीस हो हमारे इन्वायरमेंट में, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी हो गया, संस्कृति यानी कि कल्चर फॉर बेटर इंगेजमेंट। ठीक है, एक जहाँ पे भी आप लोग रहते हो, जैसे अगर आप लोग टू कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन अगर देखना चाहते हो तो वो सेम है, जैसे कि आप लोग जहाँ पे भी आपका घर है तो आपके नेबर्स होते होंगे, तो जो नेबर्स हैं उनके साथ आपका कैसा संबंध है। तो एक इसे मैं ग्राउंड लेवल पे कहूँगी कि इस चीज़ को समझने के लिए वही अगर ब्रॉड टर्म्स में हम लोग चले जाते हैं तब दो देशों के बीच में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ आप कभी बात करते रहो, और मैंने कहा कि पड़ोसी जो है अगर वो शांत है, ठीक है, तो मोहल्ला शांत रहता है, तो इसमें आपको भी अफेक्ट नहीं होगा। तो शांति रहनी चाहिए, समृद्धि हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए, एक दूसरे का आप जो है रिस्पेक्ट करते रहो। साथ ही जो पॉलिसी है इसमें क्या है कि इंडिया का जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो बेटर होगा। हम लोगों को नेसेसरी सपोर्ट्स की ज़रूरत है, जो मल्टीलैटरल फोरम वगैरह है ना, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गए, और इनकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूनाइटेड नेशन की। साथ ही चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, और चाइना जिस तरीके से हर एक रीजन में जाते जा रहा है, उसको भी रोकने की ज़रूरत है। ठीक है, तभी ये पॉलिसी हमारा काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि चाइना हर एक वो कंट्री में जा रहा है जिससे हमारी रिलेशन अच्छी है, खास करके हमारे जो नेबर्स कंट्री हैं उन सबको वो अपने कब्ज़े में लेना चाहता है। और जैसे कि आपको पता है कि इतना ह्यूज डेट ट्रैप है, ठीक है, इतना कर्ज दे देगा चाइना कि उसी में आप फंस जाओगे। तो यही चीज़ें डेट ट्रैप में ही फंसते जा रहे सारे कंट्रीज़ धीरे धीरे। इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी हमने देखा। साथ ही आप देखो कि इंडिया की क्या इनिशिएटिव है अभी रिसेंटली। सबसे पहले हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। जैसे कि आप देखो कि हम लोग कनेक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यहाँ पे नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम लोग बेटर कनेक्शन हो सके। हम लोग वहाँ पे अगर रिच करना हो, मतलब जाना हो उस देश में, तो हम लोग आसानी से जा सके। जैसे अफ़गानिस्तान में आप देखोगे तो यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनाई जा रही है, जारांज रोड बनाया जा रहा है, यानी कि दिलारम टू जारांज है, जो कि आपका यहाँ पे हाँ, ये अफ़गानिस्तान में ये रोड बनाए जा रहे हैं। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वो मालदीव्स में बनाई जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। साथ ही ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। आपको पता है कि कल हमने श्रीलंका के साथ जो रिलेशन पढ़ा, उसमें सबसे पहले यही थी कि जो इकॉनमिक क्राइसिस लास्ट ईयर श्रीलंका में आया था, तो सबसे पहले इंसान होने के नाते सबसे पहले जो हम हाथ बढ़ाया था मदद का, वो इंडिया ने बढ़ाया था। तो इसलिए ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में हम लोग बहुत आगे रहते हैं। जैसे आपको पता है ऑपरेशन मैत्री है नेपाल में, और साथ ही साथ कोविड-19 के टाइम में भी आप देखोगे कि हमारे देश में बहुत सारे वैक्सीन्स बने, और उनको वैक्सीन्स को हमने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस में कोविड के टाइम पे हम लोग बहुत सारे कंट्रीज़ को जो है काफ़ी ज़्यादा फूड भी हम लोग ने एक्सपोर्ट किया। राइस तो हमारी बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई। तो इस तरीके से हम लोग ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। साथ ही डेवलपमेंटल असिस्टेंस है, जैसे भूटान की 5 ईयर प्लान अभी लेकर आया है भूटान, तो उसमें हम लोग सहायता कर रहे हैं कि चलो ठीक है, आप अपने देश में अगर डेवलप करना चाहते हो, उसमें जिस भी तरीके का अगर आपको सहयोग की ज़रूरत होगी तो हमारी तरफ से मिलेगा। साथ ही ईज़ कर रहे हैं जो फिनेंशियल पेमेंट सिस्टम है, और यहाँ पे UPI पेमेंट प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं श्रीलंका में, और रुपे कार्ड वगैरह जो है कैसे यूज़ हो और इसकी यूज़ को कैसे बढ़ाया जाए, वो भी भूटान में हम लोग इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक,
इसके आगे अगर हम लोग देखें कि हमारे इंडिया के जो नेबर्स है उनके साथ चैलेंजेस क्या क्या हैं। एक वॉलेटिलिटी तो आपको देखने को मिलेगा, कभी आपके जो राइट वाले पड़ोसी है उनसे ज़्यादा आपका फ्रेंडशिप अच्छा हो जाएगा, कभी लेफ़्ट वाले पड़ोसी से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये वॉलेटिलिटी होती है। जैसे कि आप म्यांमार और पाकिस्तान में देखो, काफ़ी क्राइसिस चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इससे हमारे दोस्ती में भी, हमारे रिलेशन में भी यहाँ पे अफेक्ट होता है। इकॉनमिक क्राइसिस आप देखो श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है, जिसमें कि हाइपर इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि जो चीज़ें हैं 5 रुपये की चीज़ें वहाँ पे 100 रुपये की मिल रही, इस तरीके का है। बॉर्डर इशू है, कश्मीर के साथ हो गया, काला पानी डिस्प्यूट भी आप देखो नेपाल के साथ हो गया था। मैरीटाइम डिस्प्यूट भी कई बार देखने को मिलता है, ये एक साइड बांग्लादेश है, एक साइड पाकिस्तान है। इन्फिल्ट्रेशंस और इमिग्रेंट इश्यूज़ भी है। कई बार हम लोग देखते हैं कि गलत तरीके से लोग जो है वो दूसरे कंट्री से हमारे देश में इंटर कर जाते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो और पाकिस्तान हो। साथ ही रिवर वाटर शेयर, जैसे इंडस हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी है हमारा 1960 का, जो कि वर्ल्ड बैंक के तरफ से यहाँ पे हम लोग को पार्टीशन हुआ था इंडस वाटर की जो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज़ है। तो अब आपको ये बताना ही है कि कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ है, यानी कि 3 ट्रिब्यूटरीज़ है जो कि यहाँ पे इंडिया में फ़्लो होता है और 3 ट्रिब्यूटरीज़ है जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में फ़्लो होता है। तो इसमें से यानी कि इंडस रिवर की कौन कौन सी वो रिवर है जो कि यहाँ पे इंडिया में फ़्लो होता है और कौन रिवर यहाँ पे आपकी पाकिस्तान में फ़्लो होता है, ये आपको बताया कमेंट बॉक्स पे। तो इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो ये भी हमारा एक वाटर डिस्प्यूट है जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। तीस्ता वाटर अगर आप देखो तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। कई बार आप देखो ये कंप्लेन होते ही रहता है कि इंडिया ज़्यादा पानी यूज़ कर लिया, इंडिया हमें कम पानी दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे कमेटी की रिकमेंडेशन दी गई है कि किस तरीके से नेबरहुड के साथ जो पॉलिसी है हमारी वो और बेटर हो सकती है। सबसे पहले हम लोग को जो बॉर्डर है, हमारी देश की जो बॉर्डर है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लगाना होगा, लैंड जो कस्टम स्टेशंस वगैरह है वो यहाँ पे रखना होगा और बॉर्डर हॉल्ट वगैरह बिल्ड करने की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट इश्यूज़ है वो यहाँ पे टैकल हो सके और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक टैकल हो जाएगी। साथ ही हमें पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सबसे पहले टूरिज़्म वगैरह को इंकरेज करो, लोगों को ये बताओ कि यहाँ पे हमारे देश में क्या घूमने को है, आप आओ घूमो, ठीक है। टूरिज़्म में यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिलीफ देंगे। कॉमन कल्चर है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, एक दूसरे के साथ शेयर करो, ये सारा काम करने की ज़रूरत है। साथ ही हमें डिप्लोमेटिक डोर्स ओपन करना होगा सारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जिससे कि जो भी तरीके का यहाँ पे इशू अराइज हो रहा है ना उसको यहाँ पे टैकल कर सके। और जो भी हम लोग स्टेप्स ले चुके हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह इंप्लीमेंट करना हो, तो उस पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सिंसियर होना होगा और फोकस करके रहना होगा, ठीक है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स के द्वारा बॉन्ड किए जा रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, लैंग्वेज हो गया, जोग्राफी हो गया। जैसे आप देखते हो कि कहीं पे भी दूसरे आप सिटी में चले जाओ, दूसरे स्टेट में चले जाओ, दूसरे कंट्री में चले जाओ, लेकिन अगर आपको सेम लैंग्वेज के, यानी कि जिस तरीके का भाषा आप बोलते हो वैसे ही अगर कहीं लोग मिल जाते तो एक अपनापन अपने ही लगने लगता है। एक सेम कल्चर अगर आपका है, वही रीति रिवाज आप फॉलो कर रहे हो जो सामने वाला फॉलो कर रहा है, वही सेम आपका जोग्राफिकल है, तो सारी चीज़ें अगर मैच करती है ना तो लोगों को अपनापन सबसे ज़्यादा लगने लगता है और कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यही चीज़ है कि नेबर कंट्रीज़ को यहाँ पे और भी ज़्यादा फैक्टर्स है जिससे कि बॉन्ड करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ हम लोग को एक कॉर्डियल रिलेशनशिप भी यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत है, जिससे कि इंडिया को जो हम लोग चाहते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे देश में भी हो, वो चीज़ें हो सके। फाइन, तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई है। अब देख लेते हैं कुछ बॉक्स में भी यहाँ पे। अच्छा, बॉक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है इसको ज़रूर ध्यान रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है क्योंकि हम लोग अपने पड़ोसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इसलिए ये जो पॉलिसी है उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इंडिया की एनर्जी डिप्लोमेसी। अब एनर्जी को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया में आप देखो कि कंसीडर किया जा रहा है कि ट्रेडिंग पावर जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, वो यहाँ पे एनर्जी डिप्लोमेसी का एक पार्ट है। लेकिन एनर्जी डिप्लोमेसी से आप समझते क्या है? व्हाट डू मीन बाय एनर्जी डिप्लोमेसी? एनर्जी जैसे कि आप देखते हो कि जो यहाँ पे एनर्जी का उत्पादन है उससे रिलेटेड हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट रिलेटेड फॉरेन एक्टिविटीज़ है जिसका एम है कि कंट्री की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोग प्रमोट करें, चाहे वो इलेक्ट्रिक यहाँ पे एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। इट मीन्स कि हम लोग को सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी को सिक्योर करने की ज़रूरत है, वो भी लार्ज और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। साथ ही हम लोग को एनर्जी कैपेबिलिटीज़ वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत है, जो कि फॉरेन पॉलिसी की एक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिस्क वगैरह हो रहा है, थ्रेट है, नेशनल थ्रेट है, उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकें।
लेकिन अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि कैसे इंडिया जो है वो एनर्जी डिप्लोमेसी परस्यू करेगा। सबसे पहले पावर ट्रांसमिशन करके देखो, हम लोग यहाँ पे सार्क के मेंबर हैं। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 7 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। तो अब आपको बतानी है कि कौन कौन से यहाँ पे 7 कंट्रीज़ हैं जो कि सार्क के अंदर है। तो सार्क के मेंबर है हम लोग, जिसमें कि एनर्जी एग्रीमेंट किया गया है और ये 2014 में ही साइन हुआ था। साथ ही आप लोग देखो कि हम लोग यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट करते हैं पावर को कौन कौन से देश को। तो हमारे जो नेबर कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और भूटान है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे पावर ट्रांसमिट करते हैं। साथ ही हमारा आप देखो कि एक इशू भी है, यानी कि गाइडलाइंस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2018। तो हमने इसे इशू भी किया है कि किस तरीके से हम लोग जो है पावर को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस है, तो उस पर भी यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। सेकेंड है कि रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन भी करना होगा। तो आप देखो कि रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए तो हम लोग ने यहाँ पे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का इनॉग्रेशन किया है जिसकी हेडक्वार्टर हमारे देश में ही है। तो एक गुरुग्राम में आपको इसकी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है। ये 2 ऐसे इनिशिएटिव है जिसमें कि हम लोग ने डिस्कस किया है कि हम लोग यहाँ पे डिफरेंट जो रीजनल ग्रिड्स है उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट होंगे और रिन्यूएबल एनर्जी जो पावर है उसको हम लोग जो है ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करेंगे। साथ ही पाइप कनेक्टिविटी भी है, जैसे कि आप देखो तापी पाइपलाइन है। तापी पाइपलाइन में हम लोग देखो कि गैस के लिए यहाँ पे जो है नेचुरल गैस फ्लो हो सके, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तक आ सके। यानी कि तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया में आप देखते हो कि ये सब नेचुरल गैस वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आपको देखो कि नेचुरल गैस वगैरह का प्रोडक्शन होता है। तो क्यों ना हम लोग उसको जो है एक पाइपलाइन के थ्रू अपने देश में मंगवा सकें। साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन है, जैसे आप देखो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हम लोग न्यूक्लियर डील कर रखे। इंडो यूएस है और साथ ही इंडिया जापान सिविल न्यूक्लियर डील भी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के द्वारा पावर जो है वो इंपोर्ट किया गया है ताला, चुखा, कुर्ची, मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि यहाँ पे भूटान में है। साथ ही इंडिया कहाँ इन्वॉल्व है, तो नेपाल के प्रोजेक्ट में, जैसे कि यहाँ पे आप देखो महाकाली ट्रीटी हो गया, अपर यहाँ पे कर्नाली प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ अरुण प्रोजेक्ट है। तो ये 3 ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि आप देखो कि हम लोग यहाँ पे नेपाल में इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉपरेशन से जिसको कि हम लोग यहाँ पे डेवलप करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि हम लोग बहुत ही वाइड रेंज में जो हमारी पावर एनर्जी डिप्लोमेसी है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। फाइन, लेकिन आप देखो इंडिया का जो एनर्जी डिप्लोमेसी है उसमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस देखने को मिलेगा। तो क्या क्या चैलेंजेस है? सबसे पहले है कि सिंगल रीजन से जो है सोर्सेज फ्रॉम सिंगल रीजन, जो शेयर है हमारा पर्शियन गल्फ का, वो आज के भी डेट में आप देखो 60% से ज़्यादा जो है ऑयल और गैस वगैरह हम लोग यहीं से इंपोर्ट करते हैं। ऑब्वियस है वेस्ट एशिया से आप देखो हमारा 80% से ज़्यादा जो है ऑयल इंपोर्ट होता है, एनर्जी हमारी वहीं से पूरी होती है। तो एक सिंगल रीजन है जहाँ पे सारे कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं। आप देखो रशिया वगैरह भी है और भी ऐसे बहुत कंट्रीज़ है जहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन होता है, बट फिर भी सब कोई तेल कहाँ से लेना प्रेफर करते हैं, वेस्ट एशिया से। पावर चार्जेस है, यानी कि आप देखो यहाँ पे कि ट्रांसमिशन चार्जेस जो है वो पावर में लगता है जब हम लोग पावर सप्लाई करते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही टेक्नोलॉजी कांस्टेंट भी है, जो एनर्जी सेक्टर है वो हाईली टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है और ये जो फैक्टर है ये एक देखो कि इंटीग्रल पार्ट है ऑयल और गैस डेवलपमेंट का। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट भी है कि टेक्नोलॉजी को बेटर तरीके से हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो इससे जो है काम और आसान होगा और फास्ट होगा। साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो जो यहाँ पे ग्रोथ है डिजिटलाइजेशन का और इंटरकनेक्टिविटी का एनर्जी सेक्टर में, इससे क्या होगा कि सिक्योरिटी वगैरह रेस हो सकता है, प्राइवेसी रिस्क यहाँ पे आपका जो है रेस हो सकता है बिना किसी इंटरनेशनल रूल बेस्ड फ्रेमवर्क के। तो आप देखो कि साइबर सिक्योरिटी आज की डेट में आप देखो कि इससे रिलेटेड ज़्यादा कानून आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ तो अभी तक लॉज आए ही नहीं है जो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उसको कंट्रोल कर सके। तो इसलिए यहाँ पे जो ग्रोथ होते जा रहा है, जिस तरीके से हम लोग सब कुछ डिजिटाइज कर रहे हैं और जिस तरीके से ऑनलाइन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए यहाँ पे जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है, इंटरकनेक्टिविटी हो रही है एनर्जी सेक्टर में, इससे क्या है ना कि सिक्योरिटी वगैरह जो है वो रेस करने की ज़रूरत है, प्राइवेसी को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ओवर डिपेंडेंस ऑन कोल है। कोल तो एक ऐसा आप देख सकते हो कि फैक्टर है जो कि हमारे देश में आप अगर मानो कि 50% जो कोयले का प्रोडक्शन होता है तो हम लोग 50% इंपोर्ट भी कराते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे देश में जो कोयला यहाँ पे प्रोडक्शन होता है ना, इसकी क्वालिटी बहुत ही चीप है, इतनी चीप है कि हम लोग उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग को उतने ही आप देखो कि हम लोग कोयले को इंपोर्ट भी कराते हैं। तो 50% जो पावर जनरेशन हमारे यहाँ से होता है वो आज की भी डेट में हम लोग कोयला का इस्तेमाल करके ही यहाँ पे लेकर आते हैं। तो ये एक अलग प्रॉब्लम है।
साथ ही आप देखोगे कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है, यानी कि डेवलप करना, मेंटेन करना जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर के अक्रॉस, जैसे कि पाइपलाइन वगैरह हो गया, ट्रांसमिशन ग्रिड हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी होते जा रहा है आज की डेट में। सो गाइस, दीज आर द चैलेंजेस जो कि एसोसिएटेड है हमारे इंडिया की एनर्जी डिप्लोमेसी को लेकर। सबसे पहले कि तेल वगैरह हम लोग वेस्ट एशिया से ही खरीदते हैं, पावर चार्जेस है जो सप्लाई वगैरह किया जाता है उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज की भी डेट में हम लोग वाइड रेंज में नहीं कर पा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारे देश में अभी भी कानून नहीं आए हैं प्रॉपर, और कोल का तो मत पूछिए, हम लोग भर भर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयले को रिप्लेस भी नहीं कर पा रहे और उसका इस्तेमाल भी हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक भी है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें एनर्जी का तो वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और मेंटेन ही हो रहा है अभी भी। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। आप देखो कि एक कंट्री या एक रिलीजन में डिपेंडेंसी से काफ़ी हद तक जो है एक परेशानी झेला जा सकता है। जैसे आप देखो ONGC विदेश जो है वो पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है 32 ऑयल और गैस एसेट में, वो भी टोटल 15 कंट्रीज़ में। तो करना क्या चाहिए कि जो भी हम लोग जैसे ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, ये सारे कंट्री से बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए हम लोग को और भी देशों में, या फिर आप देखो सेंट्रल एशिया हो गया या फिर वेस्ट एशिया हो गया, वेस्ट एशिया में तो है नहीं, रसिया वगैरह है और नीचे वेनेजुला, ये सब है, तो इन सब से हम लोग तेल वगैरह जो है परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही जोग्राफिकल एडवांटेजेस जो है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। हमारा जो इंडिया का आप देखो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है एनर्जी रिच एरिया में, तो इसमें क्या होगा ना कि हम लोग अपने देश की जो जगह है, यानी कि जिस तरीके से हमारा देश जहाँ पे है और जो रीजन और वर्ल्ड का जो यहाँ पे आपका रोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाएगा। ठीक है, जोग्राफिकल एडवांटेजेस बहुत होना चाहिए कि हमारे देश में, हमारा देश इस जगह पे है, इस धरती पे है कि वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इन्वेस्टमेंट और फिनेंशियल रिसोर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका हाईली कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी जो इंटेंसिव नेचर है एनर्जी सेक्टर्स का, तो वो यहाँ पे दिया गया। और हमारा आप देखो कि US बिलियन जो है $2 बिलियन तक का है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सोलर के लिए, वो भी कब तक दिया गया तो 2025 तक। बेटर मॉनिटरिंग एंड कॉपरेशन की बात की गई है, यानी कि आप देखो जो क्रॉस बॉर्डर ग्रिड्स है, गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़रूरत है कि एक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट एग्रीमेंट वगैरह जो है आप डेवलप करो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वगैरह यहाँ पे लेकर आओ, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है फ्रीली वो वेल रेगुलेटेड हो सके और ट्रांसपेरेंट मार्केट यहाँ पे बन सके। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड कंक्लूजन, क्योंकि हमें आगे आने वाले दिनों पे इन सारे टॉपिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब हम लोग ISA के बारे में बात किए तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कई बार मैं इसके बारे में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ और ये काफ़ी पुरानी टॉपिक हो गई है, 2-3 साल बीत गया है, तो इसलिए इसको मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसके बारे में ईच एंड एवरी फैक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। अब इस टॉपिक को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप देखो कि हमारा आज की डेट में कोई भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है जो कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर क्रिएट किया गया है, जिसमें क्या होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। आपने यूनाइटेड नेशन की तरफ से नहीं सुना होगा, आज तक कोई भी ऐसा टॉक नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा समिट नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन नहीं हुआ है, या फिर कोई भी ऐसा यहाँ पे गाइडलाइंस नहीं लाया गया है, पेपर नहीं लाया गया है जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा सके। बट हमारा देश आप देखो कि बहुत ही बढ़ चढ़ कर इस चीज़ों पे हिस्सा ले रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा सिंसियर तरीके से फोकस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ISA कहा गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि सूर्य से निकलने वाली जो यहाँ पे ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको हम लोग यहाँ पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज है उससे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोडक्शन कर रहे हैं। साथ ही ISA आप देखोगे एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है, जिससे कि साइंस डिप्लोमेसी वगैरह प्रमोट हो सके, ग्लोबल जो सोलर कैपेसिटी है उसको यहाँ पे बिल्डअप करके। साथ ही आप लोग देखो कि हम लोग जो है एक की एनर्जी सप्लायर्स बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, एंड टुडे मोर देन 40% जो है रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। तो अगर जिस तरीके से यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, अगर इस तरीके से ज़्यादा बढ़ेगा तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक की एनर्जी सप्लायर बन सकते हैं। साथ ही ISA आप देखो कि एक ऑपरेशन प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए, जिससे कि ग्लोबल कॉरेंस वगैरह हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कॉमन स्टैंडर्ड वगैरह को लेकर। साथ ही अगर हम लोग देखें रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड को लेकर तो ये भी बढ़ते ही जा रहा है। हर जगह देखो तो लोग यहाँ पे अब आज के डेट में आप देखो पेट्रोल नहीं, लोग अगर गाड़ियाँ खरीद रहे तो CNG व्हीकल खरीद रहे या इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे, तो ये भी आप देखो कहीं ना कहीं डीजल ही ले रहे हैं। तो इससे क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग फोकस कर रहे हैं और इसका ग्रोथ भी हो रहा है। साथ ही हम लोग देखें तो ISA जो है ये पार्टनर्ड है किसके साथ, 32 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि 1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है वो मोबिलाइज होगा, क्रिएट होगा सोलर सेक्टर्स में, और ये हमारा 2030 तक किया जाएगा।
हमारा जो ऑल्टरनेटिव मॉडल है कि हम लोग कैसे डेवलपमेंट वगैरह करें, तो कहा जा रहा है कि आईएसए जो है इंडिया का ऑल्टरनेटिव मॉडल ही है डेवलपमेंट का, जो कि कुछ वैल्यूज़ में बेस्ड है, जैसे ट्रांसपेरेंसी हो गई, इंक्लूसिव यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, और साथ ही वन वर्ल्ड वन सन वन यहाँ पे जो ग्रीड है, इसमें क्या है कि हम लोग ग्लोबल ग्रीड बना पाएंगे, यानी कि सारे देश का जो यहाँ पे ग्रीड है वो यहाँ पे एक जगह पे आके कनेक्ट हो पाएगा। तो आप देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कहा जा रहा है कि एक ऐसा एरिया बनाएंगे जहाँ पे कॉमन ग्रीड होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक लैंड स्कार्सिटी है, यानी कि आप देखो कि आप लोग जिस जगह पे रह रहे हैं वहीं पे ज़मीन की कमी देखने को मिलती है। सोलर इनपुट वगैरह हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, फॉसिल फ्यूल के ऊपर इतना ज़्यादा हम लोग जो है डिपेंडेंस है कि कहने का नहीं। तो इसको हम लोग जो है इसके ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर है, तो इसको यहाँ पे हम लोग कम करेंगे। तो ये सब जो है इंडिया की आप देखो कि ऑल्टरनेटिव है, मॉडल है डेवलपमेंट का, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, सो ये जो इंडिया की एनर्जी डिप्लोमेसी टूल्स देखे और साथ ही साथ हमारा क्या यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मोड है उसको भी हम लोग ने यहाँ पे बेटर तरीके से डिस्कस किया। ओके, सो गाइस यहाँ पे इंडिया की जो एनर्जी डिप्लोमेसी है उसको हम लोग समझने की कोशिश किए। एंड जहाँ तक ये एक बॉक्स है, ये दिस बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से ये दिया गया है कि कैसे हम लोग एनर्जी डिप्लोमेसी को परस्यू कर रहे हैं। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। दो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आईआर में जितनी भी टॉपिक है उसको मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। ओके, सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप लोग अच्छे से इस जो भी हमारा एक रस्म है उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किए होंगे। जो भी फेस्टिवल आता है खूब अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ये आपको एक ब्रेक देगा। और फेस्टिवल्स क्या होते हैं, फेस्टिवल होता है कनेक्टिविटी के लिए, कि हम लोग अपने ही घर में लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। आज की डेट में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं लोग कि सब कोई अपने आप में ही व्यस्त है, लेकिन एक फेस्टिवल ऐसा होता है जिससे कि हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, भाइयों से मिलते हैं, बहनों से मिलते हैं। तो ये एक जोड़ने का तरीका है, एक अपना जो है अपनापन फील करने का तरीका है। तो जो भी फेस्टिवल आता है मैं वही कहूँगी कि अच्छे से एंजॉय कीजिए। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखती हूँ। कल मैं यहाँ पे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से स्टार्ट करूँगी, और जो भी रेस्ट ऑफ द जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन का उसको मैं सोचूंगी कल मैं कोशिश करूँगी कंप्लीट कर देने का। ओके, तो आज के लिए बस इतने ही रखती हूँ। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग PDF मांग रहे थे इसकी, विजन आई की मंथली मैगजीन की, तो PDF आप देखो कि टेलीग्राम में रिसोर्स पॉइंट के नाम से एक टेलीग्राम में चैनल है रिसोर्स पॉइंट। तो रिसोर्स पॉइंट आप सर्च करोगे, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं सारी जितनी भी PDFs है, और अदर देन ये विजन आइज की PDF जो भी रिक्वायर्ड PDF वगैरह है उसको मैं शेयर करूँगी। अगर आप लोग को डेली न्यूज़पेपर वगैरह चाहिए या कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो वो सब मुझे आप बोलोगे, तो मैं वहाँ पे आपके साथ जो है शेयर करने का कोशिश करूँगी। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।